अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर का जो फिफ्थ चैप्टर है उसका टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन जो हैं, इन दोनों की डिस्कवरी हो चुकी थी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से पहले, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी अरसा पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी और इनकी डिस्कवरी के काफ़ी अरसे बाद जाके न्यूट्रॉन डिस्कवर किया गया। तो हमारा जो टॉपिक है इसमें इन्होंने स्टार्ट में हमें यही बताया है कि हमारे पास जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हैं दोनों को 1886 तक डिस्कवर कर लिया गया था और इसके तकरीबन 9 साल के बाद तक इनकी मुकम्मल तौर पर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी उनको भी एलेबोरेट कर दिया गया था। यानी 1886 में अगर इनको डिस्कवर किया था तो 1895 तक इनके बारे में कंप्लीट डिटर्मिनेशन कर ली गई थी। इनको कम्प्लीटली डिटरमाइन कर लिया गया था, इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी, जो भी इनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। अब कह रहे हैं कि ये बहुत ही हैरानकुन बात है यहाँ कि 1932 तक ये समझा जाता था कि एटम सिर्फ दो चीज़ों के मिलने से बनता है। अब देखें 1886 में डिस्कवर किया और 9 साल के अंदर अंदर इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर लेगी और उसके भी काफ़ी अरसे बाद यानी 1932 तक यही तस्वर किया जाता रहा कि एटम में बस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, इनके अलावा कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं है। लेकिन हम जो साइंटिस्ट था रदरफोर्ड, इसने प्रिडिक्ट किया था 1920 में कि कुछ न्यूट्रल चीज़ प्रेजेंट है एटम में। इसका जो न्यूक्लियस है उसमें कोई न्यूट्रल चीज़ प्रेजेंट है जिसका मैस जो है वो प्रोटॉन के बराबर है और उस पर कोई चार्ज नहीं है। ये प्रिडिक्ट किया था रदरफोर्ड ने 1920 में, पर तब इसे कोई एक्सेप्ट नहीं किया गया, ना इस पर कोई बहुत ज़्यादा काम हुआ। क्योंकि उसने उसने ये चीज़ क्यों कही 1920 में? उसने देखा कि अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मुकम्मल तौर पर समझें कि यही एटम में प्रेजेंट हैं, लेकिन अगर हम एटम के मैस नंबर की बात करें यानी एटॉमिक मैस की बात करें तो वो सही तरह से एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, हालांकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तमाम प्रॉपर्टीज़ ऑब्टेन थी, डिस्कवर्ड थी, डिटरमिन्ड थी। तो फिर ये देखा गया कि एटम जो है उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं प्रेजेंट, कुछ और भी है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। रदरफोर्ड ने तब यही प्रिडिक्ट किया था कि उसका मैस प्रोटॉन के इक्वल होगा। तो फिर क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आया चैडविक, साइंटिस्ट का नाम है चैडविक। उसने क्या किया, उसने 1932 में डिस्कवर कर दिया न्यूट्रॉन को। उसने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया और फिर उसके नतीजे में न्यूट्रॉन जो था वो डिस्कवर हो गया और इसी बेस पे उसको फिज़िक्स में 1935 में फिर नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया। ये तो था इसका ओवरऑल डिस्कवरी के बारे में इंट्रोडक्शन कि मैंने आपको इसमें क्या बताया कि सबसे पहली बात यह है कि 1886 तक हमारे पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों डिस्कवर हो चुके थे। 1895 तक इनकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन भी आ चुकी थी, लेकिन अभी तक यही तस्वर किया जा रहा था कि एटम इन्हीं दो चीज़ों के मिलने से बनता है, इसमें कुछ और प्रेजेंट नहीं है। तो फिर उसके बाद बल्कि यहाँ तक नहीं बल्कि 1932 तक यही चीज़ सोची गई, लेकिन बीच में 1920 में साइंटिस्ट था रदरफोर्ड, उसने क्या कहा, उसने प्रिडिक्ट किया कि कुछ और भी ऐसी चीज़ प्रेजेंट है जिस पर चार्ज नहीं है लेकिन मैस उसका प्रोटॉन के इक्वल है। तो क्योंकि उसने जब मैस नंबर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बेस पे, तो वो सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो फिर हमारे पास 1932 में साइंटिस्ट था चैडविक, उसने मुकम्मल तौर पर बाकायदा तौर पर न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर दिया गया और उसके 3 साल बाद उसे नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में। अब इसकी एक्सपेरिमेंटेशन क्या थी, उसने कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था किसने, चैडविक ने, वो हम देखेंगे। अच्छा जी, उसने सबसे तो पहले अल्फ़ा पार्टिकल्स का सोर्स लिया। अब क्या मतलब, यानी कि उसने कोई ऐसा पार्टिकल्स लिया जिसमें से अल्फ़ा पार्टिकल्स रिलीज़ हों। तो उसने किस चीज़ का इंतखाब किया, उसने पोलोनियम सोर्स को यूज़ किया एज आ सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स। अच्छा, उसके बाद उसने एटम कौन सा लिया, ब्रीलियम लिया। अब उसने क्या किया, पोलोनियम से जो अल्फ़ा रेज़ रिलीज़ हो रही थी उनको बम्बार्डमेंट करवाई उसने ब्रीलियम पर, BE के ऊपर उसने उसकी बम्बार्डमेंट
करवाई। इस तरह से जब उसने इसकी बम्बार्डमेंट करवाई अल्फ़ा पार्टिकल्स की पोलोनियम सोर्स से, तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि इसमें से रेडिएशंस रिलीज़ हो रही हैं और साथ में ही जो हमारे पास ब्रीलियम है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो कार्बन में चेंज हो रहा है। क्या हुआ, उसने जब अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई ब्रीलियम पर पोलोनियम सोर्स के ज़रिए, तो उसने देखा कि रेडिएशन रिलीज़ हो रही हैं और साथ में ब्रीलियम चेंज हो रहा है कार्बन में। और उसने कहा कि ये जो रेडिएशंस हैं इनको हम कहेंगे न्यूट्रॉन। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका मैस तो बराबर है प्रोटॉन के, मगर इस पर चार्ज कितना है, 0, यानी कोई चार्ज नहीं है। हीलियम हमें पता है, हीलियम का जो मैस नंबर है वो 4 है, एटॉमिक नंबर 2 है। तो जब ये ब्रीलियम के ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई, 4 और 2 6 कार्बन का आगे एटॉमिक नंबर है और मैस नंबर 9 और 3 12, और जो 1 है वो न्यूट्रॉन के पास चला गया क्योंकि न्यूट्रॉन का मैस प्रोटॉन के मैस के बराबर है। इस तरह से उसने हमारे पास जो न्यूट्रॉन हैं उनको डिस्कवर किया। बेसिकली उसने रीअरेंज किया था ब्रीलियम को और हीलियम को, जिसके रिज़ल्ट में उसे हमारे पास क्या मिले, न्यूट्रॉन भी ऑब्टेन हुए और साथ में कार्बन का एटम। अगर हम इसकी डायग्राम की बात करें तो ज़रा ये गौर से देखें, कुछ इस तरह से बनती है। ये हमारे पास क्या है, पोलोनियम है, हमारे पास पोलोनियम मेटल है जिसमें से अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं। ये देखें, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स इसमें से रिलीज़ हो रहे हैं। पोलोनियम ये सोर्स है अल्फ़ा पार्टिकल। अब बच्चे अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स हमारे पास न्यूक्लियस ऑफ हीलियम को हम अल्फ़ा पार्टिकल्स कह सकते हैं। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, हीलियम भी कह सकते हैं और अल्फ़ा पार्टिकल्स भी, न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम। तो ये हमारे पास जब अल्फ़ा पार्टिकल्स पोलोनियम में से रिलीज़ हुए हैं और इनकी बम्बार्डमेंट, ये देखें, ये है ब्रीलियम के ऊपर। ब्रीलियम हमारे पास इसमें क्या है, टारगेट है। यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज़ हुए और ब्रीलियम के साथ जाके इन्होंने बम्बार्डमेंट करवाई। अब इस बम्बार्डमेंट के नतीजे में मैंने आपको पहले भी बताया क्या चीज़ रिलीज़ होगी, रेडिएशंस और साथ में कार्बन एटम। ये जो रेडिएशंस हैं इनको नाम दिया गया है न्यूट्रॉन्स का, बिकॉज़ इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इनका जो मैस है वो प्रोटॉन के इक्वल है। अब ये चीज़ कैसे पता चली कि हमारे पास जो ये है न्यूट्रॉन वगैरह हैं इनके ऊपर चार्ज नहीं है, तो उनके लिए चार्ज डिटेक्टर लगाया गया आगे। तो उस चार्ज डिटेक्टर ने इनका क्या चार्ज शो किया, देखें ज़रा गौर से, 0। चार्ज डिटेक्टर चार्ज की वैल्यू 0 शो कर रहा है, 0 शो कर रहा है। इससे ये पता चलता है कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। ये उसकी क्या थी, बेसिक एक्सपेरिमेंटेशन थी, जिसके थ्रू उसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर भी किया और इसके बारे में कुछ प्रूव भी किया कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब इस एक्सपेरिमेंटेशन के रिज़ल्ट में उसने न्यूट्रॉन्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें बताया। टोटली जो प्रॉपर्टीज़ उसने हमें बताई वो 9 हैं। इनको हम 1 बाय 1 देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं न्यूट्रॉन की जो इस ऊपर वाले जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट पढ़ा है उसके नतीजे में उसे ऑब्टेन हुई। सबसे पहले उसने ये कहा कि जो हमारे पास फ्री न्यूट्रॉन्स हैं, जब ये डिके होते हैं, जब इनका ब्रेकडाउन होता है तो हमें क्या मिलता है। मैंने क्या कहा कि जब हमारे पास ये न्यूट्रॉन हैं जिसके बारे में हमने पढ़ लिया, ये हमें ऑब्टेन हो गए हैं, तो जब इनकी ब्रेक डाउन होगी, ये डिके होंगे, तो 3 चीज़ें हमें मिलेंगी। नंबर 1 प्रोटॉन, नंबर 2 इलेक्ट्रॉन, और एक और हमें ऐसी चीज़ मिलेगी जिस पर ना तो कोई चार्ज होगा ना ही उसका कोई मैस होगा, दोनों 0 होंगे। तो इसको हम कहते हैं न्यूट्रिनो। ये इक्वेशन देखें ज़रा, कुछ इस तरह से होगी कि हमारे पास ये न्यूट्रॉन है, इसका डिके हुआ है, प्रोटॉन मिला है हमारे पास, साथ में हमें इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन हुआ है और साथ में हमें न्यूट्रिनो भी इसके रिज़ल्ट में मिला है। अब अगला पॉइंट जो था, ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये थी कि न्यूट्रॉन जो हैं वो गैसेस को आयोनाइज नहीं कर सकते। न्यूट्रॉन गैसेस को आयोनाइज नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। इसके बाद क्या था कि जो न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या हैं, हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स हैं। ये बहुत अहम पॉइंट है, इसकी वजह से इसकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं।
क्या मतलब हुआ इस बात का कि हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स हैं, यानी ये बहुत आसानी से किसी दूसरे पार्टिकल्स में दनस जाते हैं। पेनिट्रेट, और उसके अंदर घुस जाना, दनस जाना, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इसकी पेनिट्रेशन प्रॉपर्टी। तो ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स हैं। उसके बाद इसकी फोर्थ प्रॉपर्टीज़ में वो क्या कहते हैं कि जो न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, जब इनकी बम्बार्डमेंट वाटर के साथ, सेलुलोज के साथ, पेपर के साथ या पैराफिन के साथ करवाई जाए तो ये उनमें से हाई एनर्जी प्रोटॉन को रिलीज़ करवा देते हैं। क्या इस प्रॉपर्टी को हम पढ़ेंगे कुछ इस तरह, न्यूट्रॉन्स कैन नॉक आउट हाई स्पीड प्रोटॉन्स, यानी हाई स्पीड प्रोटॉन्स को नॉकआउट करवाएंगे किस किस में से, नंबर 1 पैराफिन, नंबर 2 वाटर, नंबर 3 पेपर एंड नंबर 4 सेलुलोज। इन चारों पे जब इसकी बम्बार्डमेंट करवाएंगी तो वहाँ से हाई स्पीड प्रोटॉन नॉकआउट करवाएगा कौन, न्यूट्रॉन। ये होगी इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब इसके बारे में एक और बहुत अहम पॉइंट है, स्लो हमारे पास न्यूट्रॉन एंड फास्ट न्यूट्रॉन। कह रहे हैं कि वो न्यूट्रॉन जिसकी एनर्जी 1.2 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास फास्ट न्यूट्रॉन है। और अगर हमारे पास कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बिलो हो, यानी कम हो, तो उसको हम कहते हैं स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। तो मैंने आपको क्या बताया, न्यूट्रॉन दो तरह से हैं, फास्ट न्यूट्रॉन एंड स्लो न्यूट्रॉन। जो फास्ट न्यूट्रॉन हैं उनकी ट्रैवल एनर्जी क्या होती है, 1.2 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो हमारे पास स्लो न्यूट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। इस तरह से हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। और जो हमारे पास स्लो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको हम मोस्टली मोर इफेक्टिव समझते हैं एज़ कंपेयर टू फास्ट न्यूट्रॉन्स। और किस में, फिशन प्रोसेस में। मैंने क्या बताया आपको कि न्यूट्रॉन्स दो तरह से हैं हमारे पास, फास्ट न्यूट्रॉन, स्लो न्यूट्रॉन। फास्ट न्यूट्रॉन की एनर्जी मोर देन 1.2 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्लो न्यूट्रॉन की एनर्जी लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मैंने आपको बताया जो स्लो इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स हैं ये मोर इफेक्टिव हैं फिशन पर्पस के लिए एज़ कंपेयर टू फास्ट न्यूट्रॉन। उसके बाद जो इसका 6 पॉइंट है उसमें क्या इसकी प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि हमारे पास जो फास्ट न्यूट्रॉन हैं ये न्यूक्लियर रिएक्शन करवाते हैं। ये किस तरह से रिएक्शन करवाते हैं, जब इनको बम्बार्ड करवाया जाए नाइट्रोजन पर, नाइट्रोजन 7 जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर 14 है, जब इसके ऊपर हम इसका रिएक्शन करवाएंगे न्यूट्रॉन के साथ तो ये अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज़ करेगा नंबर 1, और सेकंड नंबर पे ये बोरान को भी रिलीज़ करेगा। इस तरह से हम इसको यूज़ करते हुए न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोसीड करवा सकते हैं। और जो हमारे पास, इससे हमें ये पता चला कि हमारे पास जो फास्ट न्यूट्रॉन है वो अल्फ़ा पार्टिकल को रिलीज़ करवाते हैं। अब अगर हम स्लो न्यूट्रॉन की तरफ जाएं, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये मोस्ट इफेक्टिव न्यूट्रॉन है फॉर फिशन रिएक्शन। तो जब हम स्लो न्यूट्रॉन का हिट करवाते हैं कॉपर मेटल के साथ तो ये हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज़ नहीं करेंगे बल्कि कुछ और रिलीज़ करेंगे, या तो वो बीटा रेडिएशंस होंगी या फिर गामा रेडिएशंस। तो मैंने आपको क्या बताया, फास्ट जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स रिलीज आउट करवाएंगे, जबकि जो स्लो हैं वो या तो हमारे पास बीटा या फिर गामा पार्टिकल्स को रिलीज़ करवाएंगे। तो जब फिर इसका हमने रिएक्शन कॉपर के साथ करवाया तो वो स्टेबल कॉपर से रेडियो एक्टिव कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसका मास नंबर 66 हो जाएगा 65 से, और ये रेडियो एक्टिव है। और अब ये हमारे पास क्या करेगी, रीअरेंज होगी, रेडिएशन रिलीज़ करके इलेक्ट्रॉन अपने एटम में से रिमूव करेगी, रिलीज़ करेगी और जिंक में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमारे पास कह रहे हैं ये हुआ क्या है कि न्यूट्रॉन इज़ कैप्चर्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ कॉपर एंड रेडियो एक्टिव कॉपर इज़ प्रोड्यूस। दिस रेडियो एक्टिव कॉपर रिलीज इलेक्ट्रॉन एंड इट्स अटोमिक नंबर इज़ इंक्रीज बाय 1 यूनिट। जब इसका अटोमिक नंबर 1 यूनिट इंक्रीज होएगा तो ये कॉपर से जिंक में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद कह रहे हैं कि इनकी हमारे पास बायोलॉजिकल इफेक्ट के लिहाज से बहुत ही ये इंटेंस होते हैं। इनका जो इफेक्ट होता है ना, बायोलॉजिकल इफेक्ट, वो बहुत ही इंटेंस होता है, इसलिए इसको हम कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं। न्यूट्रॉन्स का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कैंसर के ट्रीटमेंट में भी। क्यों? क्योंकि ये इंटेंस इफेक्ट रखते हैं हमारे पास। उसके बाद है कि अगर हम, मैंने आपको ये पॉइंट पहले भी बताया है कि इनका मास तो जो है वो प्रोटॉन
के बराबर है लेकिन इन पर कोई चार्ज नहीं है। तो प्रोटॉन पर हमारे पास कितना मास होता है, हमें पता है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 कितना होता है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg और 1.008 AMU। ये होगा हमारे पास न्यूट्रॉन का मैस। और इस मैस को हम यूज़ करते हुए बता सकते हैं कि न्यूट्रॉन का मैस तो प्रोटॉन के बराबर है लेकिन इन पर कोई चार्ज नहीं होता। मैं प्रॉपर्टीज़ को एक दफ़ा फिर से गो थ्रू करूँगी, एक दफ़ा रिपीट करूँगी, ज़रा गौर से सुने। पहले हमने इसकी ये प्रॉपर्टी पढ़ी कि जब न्यूट्रॉन का डिके होता है इसमें से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो रिलीज़ होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा ये गैसेस को आयोनाइज नहीं कर सकती। तीसरा हमने ये पढ़ा पॉइंट कि ये बहुत ही ज़्यादा पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टी रखती हैं। चौथा हमने इसका ये पॉइंट पढ़ा कि ये नॉकआउट करवा सकते हैं प्रोटॉन को वाटर में से, सेलुलोज में से, पैराफिन में से और पेपर में से। उसके बाद हमने कहा कि इनकी 2 कैटेगरीज हैं, फास्ट न्यूट्रॉन एंड स्लो न्यूट्रॉन। जो स्लो न्यूट्रॉन है मोस्ट इफेक्टिव हैं इन न्यूक्लियर फिशन में। तो जो हमारे पास स्लो न्यूट्रॉन है इनकी अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसकी एग्जाम्पल में क्या आ जाता है हमारे पास, जब हम कॉपर के साथ रिएक्शन करवाएंगे न्यूट्रॉन का तो इनमें से रेज रिलीज होंगी, वो अल्फ़ा नहीं होंगी बल्कि बीटा या गैमा होंगी। याद रखना है कि जो स्लो न्यूट्रॉन्स हैं वो बीटा या गैमा रेज रिलीज़ करती हैं जबकि फास्ट न्यूट्रॉन्स हैं वो अल्फ़ा पार्टिकल्स को रिलीज़ करते हैं। और इन दोनों की एग्जाम्पल अगर हम देखें तो उसमें स्लो न्यूट्रॉन में कॉपर वाली एग्जाम्पल आ जाती है जिसमें कॉपर के साथ रिएक्ट होकर हमारे पास रेडियो एक्टिव, फर्स्ट पहले रेडियो एक्टिव कॉपर बनेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा और जिंक में चेंज हो जाएगा। जबकि फास्ट न्यूट्रॉन में हमारे पास जो एग्जाम्पल आ जाती है वो नाइट्रोजन की है। जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो अल्फ़ा पार्टिकल्स या हम कह सकते हैं न्यूक्लियर या हीलियम रिलीज़ होगा, साथ में हमारे पास बोरान रिलीज़ होगा। इस तरह से हम इसकी कैटेगरीज में से कर सकते हैं फास्ट और स्लो न्यूट्रॉन में। जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इनके बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल इंटेंस इफेक्ट होता है और इस इफेक्ट की वजह से इसको कैंसर के ट्रीटमेंट में भी हम यूज़ कर सकते हैं। जो लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जैसे कि एक्सपेरिमेंटेशन से हमें पता चल गया डिटेक्टर ने इसका चार्ज 0 शो किया था, लेकिन इसका मैस होता है और वो मैस कितना होता है प्रोटॉन के बराबर, एक प्रोटॉन के बराबर। और प्रोटॉन का मैस कितना है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg। तो इनका भी मैस एग्जैक्टली यही होगा, या हम इसको अगर AMU में शो करना है तो 1.0087 AMU इसका मैस होगा। इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास कैसे इन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, किसने की और उनकी प्रॉपर्टीज़ डिटेल से कैसे एक्सप्लेन की चैडविक ने। ये तमाम जो एक्सपेरिमेंटेशन है, तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं, इसका जो सेहरा जाता है वो चैडविक के सर जाता है, इसीलिए उसे 1935 में नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया। थैंक यू।